हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस फाइटर क्लासेज में। देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने डिस्कस किया मैग्नेट क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक मोटर। इसके अलावा एक सीधे धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। देखिए स्टूडेंट्स, इन सब के बारे में हम पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से कंप्लीट वीडियो आप देख सकते हो। देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एग्जाम के लिए भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। मान लीजिए आपके पास क्या है, एक कुंडली है। आपके पास क्या है, तांबे के तारों की एक कुंडली है और इस कुंडली के दो सिरों को मैंने कनेक्ट कर दिया किससे, गैल्वेनोमीटर से। देखिए स्टूडेंट्स, गैल्वेनोमीटर क्या होता है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी भी सर्किट में, किसी भी परिपथ में विद्युत धारा के उपस्थिति को क्या करती है, संसूचित करती है। कहने का मतलब कि उस परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है या फिर नहीं हो रही, इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, गैल्वेनोमीटर के उपयोग से। तो गैल्वेनोमीटर हमें ये बताता है कि परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है या फिर नहीं हो रही। यदि इसमें विक्षेप शून्य आता है तो हम ये कहेंगे कि परिपथ में किसी भी प्रकार की धारा का प्रवाह नहीं है। यदि विक्षेप बाईं ओर होता है या दाईं ओर होता है तो हम ये कह सकते हैं कि परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पे आपको एक कुंडली लेनी है, तांबे के तारों की कुंडली, एक बेलनाकार कुंडली, और इसके दोनों सिरों को कनेक्ट कर दिया किससे, गैल्वेनोमीटर से। और हम जब इसके पास एक छड़ चुंबक को क्या करवाएंगे, आगे पीछे गति करवाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इस गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, विक्षेप उत्पन्न होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण इस कुंडली में क्या प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है। और इसी को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसी को हम क्या कहेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो यहाँ से हम इसकी डेफिनेशन क्या दे सकते हैं। देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण की डेफिनेशन क्या होगी, किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण किसी कुंडली में, किसी चालक में धारा का प्रवाह उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करने वाली जो युक्ति है वो क्या होती है, विद्युत जनित्र। क्या होती है, विद्युत जनित्र, जिसको हम अभी पढ़ने वाले हैं। विद्युत जनित्र क्या होता है और इसका फंक्शन क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, बनावट कैसी होती है। इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमने मोटर के बारे में डिस्कस किया। मोटर किस सिद्धांत पे काम करती है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पे। किस पे काम करती है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पे। वहीं आपका जो विद्युत जनित्र होता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम पे काम करता है। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। तो देखिए फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या कहता है, अपने दाहिने हाथ की मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि तीनों एक दूसरे के क्या हों, लंबवत हो। तो यहाँ पे मध्यमा किसको रिप्रेजेंट करे, धारा की दिशा को, तर्जनी किसको रिप्रेजेंट करे, चुंबकीय क्षेत्र को, और अंगूठा किसको रिप्रेजेंट करे, बल को। तो यहाँ पे हमने ये पढ़ा था मोटर के अंदर, लेकिन यहाँ पे आपको धारा की दिशा को ज्ञात करना है। तो हम ये कहेंगे कि अपने दाहिने हाथ की मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल को डिनोट करे, प्रदर्शित करे। तर्जनी किसको प्रदर्शित करे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो मध्यमा किसको दर्शाती है, प्रवाहित धारा की दिशा को दर्शाती है। और इस सिद्धांत पे काम करता है विद्युत जनित्र। कौन काम करता है, विद्युत जनित्र। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जनित्र क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, बनावट कैसी होती है। जैसा कि हमने मोटर में डिस्कस किया था कि मोटर में क्या होता है, एक शक्तिशाली चुंबक के दो ध्रुव होते हैं N और S,
उसी तरह से जनरेटर में भी क्या होता है, एक शक्तिशाली चुंबक के दो ध्रुव N और S के बीच में एक आयताकार तांबे के तारों की कुंडली ABCD को इस प्रकार रखा जाता है कि कुंडली की भुजाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के क्या हो, लंबवत हो। तो लंबवत यहाँ पे क्यों रखेंगे, क्योंकि इस कंडीशन में लगने वाला बल जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, कुंडली ABCD को चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के क्या रखेंगे, इसकी भुजाओं को इसके लंबवत रखते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में लगने वाला बल क्या होगा, मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा। कुंडली के दोनों सिरे किससे जुड़े होते हैं, वलय R1 और R2 से जुड़े होते हैं। कुंडली के दोनों सिरे किससे जुड़े होते हैं, रिंग R1 और R2 से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। देखिए वलय जो है वो क्या होती है, इनकी जो आंतरिक सतह होती है वो कैसी होती है, इंसुलेटेड होती है, विद्युत रोधी होती है, जो किससे जुड़ी होती है, धुरी से जुड़ी होती है। वलय का जो बाहरी सिरा होता है वो किससे जुड़ा होता है, ब्रूस B1 और B2 से कनेक्टेड होता है, जो कि कैसा होता है, विद्युत का चालक होता है। देखिए ब्रूस के जो दोनों सिरे हैं वो बाहर किससे कनेक्टेड करते हैं, गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड करते हैं, जोड़ते हैं, ताकि हम ये पता कर पाएँ कि जनरेटर को हम घुमाएंगे तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है या फिर नहीं होती है। इसका पता करने के लिए हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। तो ये थी इसकी स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ेंगे कि ये किस तरह से फंक्शन, इसका जो फंक्शन है वो कैसे होता है, किस तरह से जनरेटर कार्य करता है। तो हमने ये पढ़ा था मोटर में कि मोटर एक ऐसी युक्ति होती है, ऐसी डिवाइस होती है जो विद्युत ऊर्जा को किस में बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा में। वहीं इसके ऑपोजिट जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर एक ऐसी युक्ति होती है जो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, मैकेनिकल एनर्जी मतलब यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलती है, विद्युत ऊर्जा में। वेरी इंपॉर्टेंट, जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा दे करके हम धुरी को क्या करते हैं, घुमाते हैं चुंबकीय क्षेत्र के अंदर। हम यांत्रिक ऊर्जा दे करके धुरी को क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएंगे। मान लीजिए मैंने कुंडली को इस तरह से घुमाया, कुंडली को कैसे घुमाया, इस तरह से घुमाया कि भुजा AB चुंबकीय क्षेत्र में ऊपर की ओर और भुजा CD चुंबकीय क्षेत्र में नीचे की ओर क्या करती है, गति करती है। ये चीज़ आपकी, ये बात आपके समझ में आ गई होगी यहाँ से कि हम कुंडली को इस तरह से क्या करेंगे, रोटेट करेंगे कि कुंडली की भुजा AB चुंबकीय क्षेत्र में ऊपर की ओर और CD नीचे की ओर क्या करती है, मूव होती है इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे हम फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि अंगूठा किसको रिप्रेजेंट करता है, चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल को रिप्रेजेंट करता है। तो AB पे लगने वाला जो बल है वो किधर है, ऊपर की ओर। तर्जनी किसको दर्शाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, जो N2S आपको दिखाई दे रही है। तो कुंडली की भुजा AB में प्रवाहित धारा की दिशा क्या होगी, A से B। कैसी होगी, A से B। तो जब हम इसको रोटेट करवाएंगे तो कुंडली की भुजा AB में धारा की दिशा क्या होगी, A से B होगी। यहाँ पे प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। क्यों होती है, क्योंकि जब हम कुंडली को रोटेट करवाएंगे तो इस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा, परिवर्तन होगा, और परिवर्तन होने की वजह से यहाँ पे प्रेरित विद्युत धारा क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो धारा की दिशा भुजा AB में क्या होगी, A से B होगी। वहीं पे CD किधर मूव होती है, नीचे की ओर मूव होती है। तो CD में धारा की जो दिशा है वो क्या होगी, C2D, या फिर फाइनली हम ये कह सकते हैं, कैसी होगी, C2D। फाइनली हम ये कह सकते हैं कि इस परिपथ में, इस पूरी कुंडली में धारा की जो दिशा है वो क्या रहेगी, प्रथम आधे घूर्णन में धारा की दिशा क्या रहेगी, ब्रूस B1 से B2 की ओर। धारा की दिशा क्या रहेगी, ब्रूस B1 से B2 की ओर। और जैसे ही हाफ रोटेशन क्या होगा, कंप्लीट होगा, जैसे ही हाफ रोटेशन कंप्लीट होगा तो देखिए क्या होगा,
कुंडली की भुजा AB CD की जगह और CD घूम करके कहाँ पे आ जाएगी, AB की जगह। तो वापस से हम इसमें फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम अप्लाई करेंगे। तो देखिए CD कहाँ पे आ गई, CD आपकी आती है आपके लेफ्ट साइड में और AB कहाँ आ जाती है, राइट साइड में। तो वहीं जो पहले AB चुंबकीय क्षेत्र में ऊपर की ओर गति कर रही थी, अब किधर गति करेगी, AB पर बल लगता है किधर, नीचे की ओर, और CD पे बल लगेगा जो पहले ऊपर की ओर गति कर रही थी, अब किधर गति करेगी, नीचे की ओर गति करेगी। तो यहाँ पे धारा की दिशा भी क्या होती है, बदल जाती है। तो देखिए पहले AB भुजा में धारा की दिशा क्या थी, A से B थी, वहीं अब की बार AB भुजा में धारा की दिशा क्या हो जाएगी, B to A, क्या होगी, B से A की ओर। और CD में धारा की दिशा क्या होगी, D से C की ओर। CD भुजा में धारा की दिशा क्या होगी, D से C की ओर। फाइनली इस कुंडली में यदि हम ब्रुश से धारा की दिशा को देखें तो ब्रुश से B2 से क्या हो जाएगी, B1। पूरी कुंडली में धारा की दिशा क्या होगी, ब्रुश B2 से B1 की ओर, जो पहले आधे घूर्णन से पहले क्या थी, B1 से B2, और आधे घूर्णन के बाद धारा की दिशा क्या हो जाती है, B2 से B1 की ओर। तो ये बात आपके यहाँ से क्लियर हो गई होगी। तो धारा देखें, यहाँ पे हम देखें तो धारा की दिशा क्या होती है, एक निश्चित समय अंतराल के बाद क्या होती है, परिवर्तित होती है। तो ऐसी धारा जिसका मान एक निश्चित समय अंतराल के बाद क्या होता है, परिवर्तित होता है, तो उस धारा को हम क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। क्या कहेंगे, प्रत्यावर्ती धारा या फिर अल्टरनेट करंट। क्या कहेंगे, अल्टरनेट करंट। तो यहाँ पे इस जनित्र से हमें कैसी धारा प्राप्त होती है, अल्टरनेट करंट प्राप्त होता है। तो इस जनित्र को हम क्या कहेंगे, AC धारा जनित्र या फिर प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, जो किस सिद्धांत पे काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण या फिर फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम पे क्या करता है, कार्य करता है। देखिए यदि आपको इस जनित्र से क्या प्राप्त करना है, DC धारा प्राप्त करनी है, डायरेक्ट करंट प्राप्त करना है, तो हम कैसे प्राप्त करेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट करंट आपको यदि प्राप्त करना है तो हम यहाँ पे वलय के स्थान पे किसका प्रयोग करेंगे, विभक्त वलय का, जैसा कि हमने किसमें किया था, विद्युत मोटर में। किसमें किया था, विद्युत मोटर में। तो हम किसका प्रयोग करेंगे, विभक्त वलय का प्रयोग करेंगे। किसमें प्रयोग करेंगे, विभक्त वलय का। वलय के स्थान पे किसका उपयोग करेंगे, विभक्त वलय का। और दूसरा यहाँ पे आपको अरेंजमेंट क्या करना है कि कुंडली का एक सिरा उस भुजा से, कुंडली का एक सिरा उस वलय से कनेक्टेड होगा जो चुंबकीय क्षेत्र में, या फिर मैं ये कह सकता हूँ ब्रुश का एक सिरा उस कुंडली की उस भुजा से कनेक्टेड होगा जो चुंबकीय क्षेत्र में ऊपर की ओर क्या होती है, गति करती है। और दूसरा सिरा हमेशा उस भुजा से जुड़ा होगा जो चुंबकीय क्षेत्र में नीचे की ओर क्या करती है, गति करती है। तो प्राप्त होने वाली जो धारा है वो हमें कैसी होगी, दिष्ट धारा। कैसी धारा प्राप्त होगी, दिष्ट धारा प्राप्त होती है। तो यहाँ से आप साथ साथ नोट करते जाइए। देखिए प्रत्यावर्ती धारा हम किसे कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा ऐसी धारा जो जिसका मान एक निश्चित समय अंतराल के बाद क्या होता है, परिवर्तित होता है। तो उस धारा को हम क्या कहेंगे, प्रत्यावर्ती धारा या फिर अल्टरनेट करंट। देखिए अल्टरनेट करंट की जो आवृत्ति होती है, इसकी जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। और प्रत्यावर्ती धारा का जो चक्र होता है वो क्या होता है, 1/100 चक्र प्रति सेकंड। कितने चक्र, 1/100 चक्र प्रति सेकंड। तो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। अपने इंडिया में इसकी जो आवृत्ति है वो कितनी है, 50 हर्ट्ज। देखिए दिष्ट धारा क्या होती है, ऐसी धारा जिसकी आवृत्ति जो है वो कैसी होती है, शून्य होती है, जिसका मान हमेशा क्या होता है, नियत बना होता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, दिष्ट धारा कहेंगे। इसकी आवृत्ति क्या होती है, शून्य। दिष्ट धारा की जो आवृत्ति है वो क्या होती है, 0 होती है, शून्य होती है। देखिए
प्रत्यावर्ती धारा का जो एडवांटेज है, लाभ है, वो क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा का लाभ ये होता है कि इसको सुदूर स्थानों तक क्या किया जा सकता है, कम हानि के कारण इसको सुदूर स्थानों तक क्या किया जा सकता है, ले जाया जा सकता है, जबकि दिष्ट धारा को अधिक दूरी तक ले जाना संभव नहीं है। तो यहाँ पे ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा दोनों में मेन जो डिफरेंस है वो क्या होता है, इसकी आवृत्ति शून्य होती है दिष्ट धारा की, और प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होती है, 50 हर्ट्ज। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।